हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को हिंदी के शिक्षण शास्त्र का दूसरा चैप्टर लेके आए हैं, जिसका नाम है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत में हम ये जानेंगे कि बच्चों को हिंदी भाषा शिक्षण करवाते समय यानी पढ़ाते समय उसको हम कौन सी विधि से पढ़ाएं, कौन से विधि अपनाएं, उसको कौन से सिद्धांत अपनाएं कि उससे बच्चों को वो जल्दी से जल्दी वो भाषा सीख सके। तो यही इसमें है भाषा शिक्षण के सिद्धांत में कि बच्चों को हमें किस तरह से भाषा पढ़ाना है जिससे वो समझ के साथ उसका प्रयोग कर सके, उसका भाषा का अर्थ ग्रहण कर सके। तो ये चीज़ इसमें हम आज पढ़ेंगे। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं भाषा का अर्थ एवं महत्व। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं कि भाषा का क्या अर्थ है। तो देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा क्या है? वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं या व्यक्त करते हैं, और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। समझिए दोस्तों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। जो भी हमारी आवश्यकता है, जिससे हमारा जीवन यापन हो रहा है, उसको हम क्या करते हैं, अगर जो भी हमारी ज़रूरत है, अगर हमारे पास भाषा नहीं रहेगा तो हम अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो हमारी जो ज़रूरत है उसको हम क्या करते हैं, अपनी भाषा के माध्यम से उसको अभिव्यक्त करते हैं। जो भी हमारा विचार है उसको हम अभिव्यक्त करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे सामने वाले व्यक्ति उसको क्या करते हैं, समझ पाते हैं, और इससे क्या होता है, हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है। और देखिए, इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। जो भी हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलता है वो क्या है, वर्बल साउंड जो निकलता है उसको हम वाचिक ध्वनि के माध्यम से हम अपनी भाषा को व्यक्त करते हैं। समझ गए दोस्तों भाषा का अर्थ। अब आगे देखिए, भाषा हमारे व्यक्तित्व के निर्माण के विकास में क्या है, भाषा हमारे पर्सनैलिटी को डेवलप करने में भी मदद करता है। भाषा के माध्यम से हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, और हमारी अस्मिता, जो हमारी संस्कृति जो है, हमारा जो पहचान है, उसको क्या करता है, हम अपनी भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। हमारी सामाजिक संस्कृति पहचान का साधन है भाषा। जो भी हमारी सामाजिक संस्कृति है उसको हम क्या करते हैं, अपनी भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। अगर हमारी जो संस्कृति है, अगर हमें दूसरे देश में भी अगर इसको दिखाना है तो हम अपनी भाषा के माध्यम से इसको हम क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है। आगे देखिए, व्यक्ति के भाषाई विकास के लिए एक समृद्ध भाषिक परिवेश का होना अति आवश्यक है। अगर देखिए, भाषा विकास करने के लिए अगर हमें हिंदी सीखनी है तो हमें हिंदी वाले भाषिक परिवेश में रहना ज़रूरी है। अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो हमें इंग्लिश वाले परिवेश में रहना ज़रूरी हो, तभी हम जाके वो उस लैंग्वेज पे हम उस भाषा पे हम अच्छा से पकड़ हम बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई भी भाषा सीखे तो उसका समृद्ध परिवेश अगर हमें नहीं मिल रहा है तो हम वो भाषा अच्छा से हम नहीं सीख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, व्यक्ति के भाषाई विकास में क्या है, एक समृद्ध भाषिक परिवेश का होना अति आवश्यक है। समझ गए दोस्तों कि जो भी लैंग्वेज सीखेंगे उसके अनुसार हमारा वातावरण और परिस्थिति होना चाहिए। समझ गए, परिवेश होना चाहिए। आगे देखिए, भाषा का महत्व समझिए थोड़ा सा। पहला क्या है, संप्रेषण का माध्यम। संप्रेषण समझते हैं। संप्रेषण वो चीज़ है जिससे हम अपने विचारों को किसी के सामने अभिव्यक्त करते हैं या दूसरे के विचारों को हम समझते हैं। यही हमारे बीच में जो भी क्रियाकलाप हुआ, दो आदमी के बीच में जो भाषा के माध्यम से जो क्रियाकलाप हो रहा है, यही क्या है, संप्रेषण है। समझ गए दोस्तों। तो संप्रेषण का माध्यम क्या है, भाषा के माध्यम से हम अपने संप्रेषण को क्या करते हैं, अच्छा से व्यक्त करते हैं। समझ गए दोस्तों। हम समाज में रहते हैं, प्रत्येक मनुष्य समाज में रहता है, सामाजिक प्राणी हैं हम सब,
समाज में कुछ ना कुछ हमारी आवश्यकता है, जो आवश्यकता हम अपनी भाषा के माध्यम से संप्रेषित करते हैं। समझ गए दोस्तों। दूसरा देखिए इसका क्या मतलब है, ज्ञान अर्जन का साधन। जो भी ज्ञान है हमें, हमारी जो मानव जाति है उसको क्या करना है, उसको जो है बिना ज्ञान के वो क्या विकास नहीं कर सकता है। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें भाषा का जो ज्ञान है वो होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए ज्ञान अर्जन करने के लिए हमें भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी संस्कृति और सभ्यता के विकास में भी भाषा बहुत ही मददगार है। जो भी हमारी संस्कृति है उसको हम अपने भाषा के माध्यम से कहीं पर भी व्यक्त करते हैं और भाषा के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए आगे देखिए भाषा शिक्षण। अब देखिए भाषा शिक्षण समझिए दोस्तों, ये भाषा शिक्षण अब समझिए। भाषा शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है, बच्चे को किस विधि से हम पढ़ाएं, बच्चा जो है बच्चों को पढ़ना लिखना किस प्रकार से सिखाया जाए, कौन सी विधि अपना के पढ़ाया जाए, कौन सा सिद्धांत हम यहाँ पे लागू करें जिससे बच्चा आसानी से सीख सके। यही हम भाषा शिक्षण में यही चीज़ का हम प्रयोग करते हैं। विधि का कैसे सीखता है बालक, किस तरह से सीखता है, तो ये सब हम इसमें प्रयोग करते हैं। समझ गए दोस्तों। जिससे क्या होगा, बच्चा भाषा जो है अच्छे से समझ के साथ उसका प्रयोग कर सके। चलिए अब आगे देखिए वाइगोत्स्की जो हैं भाषा के बारे में कुछ बोले हुए हैं, समझिए। बालकों के भाषा सीखने में समाज तथा परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब समझिए दोस्तों, वाइगोत्स्की साहब जो बोले हुए हैं कि बच्चों को भाषा विकास में जो है उसका परिवार, उसका समाज बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चा जो है समाज में अंतःक्रिया करके सीखता है, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके, यानी कि आपस में क्रियाकलाप करके भाषा सीखता है। यही वाइगोत्स्की साहब बोले हुए हैं। अब देखिए तो यही बोल रहे हैं कि भाषा जो है बाल विकास में सहायक है। बच्चों के बालक के विकास में क्या है, भाषा बहुत ही मददगार है। इसीलिए शिक्षक द्वारा बालक की इसी प्रवृत्ति का ध्यान रखते हुए शिक्षा नीति अपनाई जानी चाहिए। अगर बाल विकास का ज्ञान रहेगा शिक्षक को तो वो अच्छे से उनका विधि जो भी होगा अच्छा विधि वो अपनाएंगे बच्चों को भाषा सिखाने में। इसीलिए शिक्षक को बाल विकास में क्या है, बाल विकास का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए भाषा शिक्षण के उद्देश्य समझिए दोस्तों। भाषा शिक्षण के उद्देश्य, पहला क्या है, वक्ता के कथन को समझने की योग्यता। वक्ता कौन है, जिसकी बातों को हम सुन रहे हैं, जो बोल रहा है वो क्या है, वक्ता है। जब तक हम भाषा नहीं जानेंगे, हमारी जो शब्द भंडार में वृद्धि, शब्द भंडार हम नहीं जानते, अगर हमारे पास शब्द भंडार अच्छा नहीं है तो हम दूसरे की भाषा को अच्छा से नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए वक्ता को भाषा को समझने के लिए हमें भाषा जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो वक्ता के कथन को समझने के लिए क्या है, भाषा बहुत ही ज़रूरी है। आगे देखिए समझ के साथ पठन की योग्यता का विकास। यहाँ पे होगा दोस्तों समझ के साथ पठन की योग्यता का विकास। जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको क्या करें, समझ के पढ़ें, अर्थ ग्रहण करके पढ़ें। तो इससे क्या होगा, हमारी जब अगर भाषा का विकास अच्छा रहेगा तो हम कोई भी चीज़ को अच्छा से समझ के उसका अर्थ ग्रहण करके हम पढ़ सकते हैं। तीसरा क्या है, सहज अभिव्यक्ति की क्षमता। सहज अभिव्यक्ति की क्षमता में हम कोई भी चीज़ को हम किसी के सामने में अच्छे से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर हमारी भाषा विकास अच्छी है तो हम कोई भी बात को हम अच्छे से किसी के सामने में अभिव्यक्त कर सकते हैं। वहाँ पे झिझक महसूस नहीं होगा। अगर हमारी भाषा विकास अच्छी नहीं है तो कोई भी बात बोलने में हम क्या होता है, झिझक महसूस होता है, तो ये हमें वहाँ पे नहीं होगा। अगर भाषा विकास अच्छी है तो हम कोई भी चीज़ को हम अच्छा से अभिव्यक्त कर सकते हैं। समझ गए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं सुसंगत लेखन। सुसंगत यानी कि अच्छा से लिखना। कोई भी चीज़ हम लिखते हैं तो नियम का एक पालन करके हम लिखते हैं। अगर हमारी भाषा ज्ञान अच्छा है, भाषा विकास अच्छा है तो हम क्या करेंगे, कोई भी चीज़ को हम सुसंगत रूप से लिख सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए अगर कोई राम आम खाता है, ये कितना अच्छा है, लाइन एक
नियम का पालन करना है, कर्ता क्रम कर्ता कर्म क्रिया, ऐसे एक नियम का पालन कर रहा है। अगर इसी को हम लिख देंगे राम है खाता, राम है आम खाता, ये क्या उल्टा पुल्टा हो जाएगा, तो ये एक अच्छा अर्थ नहीं दे रहा है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम अगर भाषा का प्रयोग हम जान रहे हैं तो क्या करेंगे, हम अच्छे से सुसंगत लेख हम लिख सकते हैं, अच्छा से विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, कोई भी मुहावरा का अच्छा से प्रयोग हम कर सकते हैं इसके माध्यम से। आगे देखिए 5 में क्या है, विभिन्न विषयों की भाषा को समझने की योग्यता का विकास। कोई भी विषय है उसकी हम अगर हमारी भाषा अच्छी है, भाषा पे पकड़ अच्छी है, तो हम कोई भी भाषा को हम अच्छे से हम कोई भी विभिन्न विषय के भाषा को हम अच्छे से समझ सकते हैं। आगे देखिए भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। बच्चों को दिए जाने वाले कार्य इस प्रकार से होना चाहिए कि उससे बच्चा वैज्ञानिक प्रक्रिया के तमाम अवयवों जैसे आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का अवलोकन और उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण एवं परिकल्पना इत्यादि में निपुण हो सके। अब समझिए दोस्तों, भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि बच्चों को कोई भी कार्य जब दिया जाए तो वो इस प्रकार का कार्य होना चाहिए जिसमें वो जान रहा, उसका पूर्व ज्ञान उसमें हो। उससे क्या होगा, वो उसको समझने में आसानी होगा। इससे क्या होगा, जो भी आंकड़ा रहेगा उसको एक साथ करने में, संकलन करने में, उसका अवलोकन या निरीक्षण करने में, और उसकी समानता और विषमता, इसको क्या करेगा, कोई भी कोई समानता और विषमता में क्या करेगा, और विभिन्न आधार पर उसका वर्गीकरण वो कर सकता है। तो ये भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन बताता है। बच्चे के संज्ञानात्मक योग्यताओं को विकसित करने में भाषा विज्ञान यह उपकरण महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। चलिए आगे समझते हैं सृजनात्मकता का विकास। सृजनात्मकता के विकास में क्या होगा, समझिए दोस्तों। अब देखिए सृजनात्मकता के विकास में क्या है कि अगर बालक को करवाएंगे, उसको खुद से करने के लिए बोलेंगे, इससे क्या होगा, उसमें जो है कुछ नया करने की प्रवृत्ति जागृत होगी। तो इसी से क्या है, भाषा के माध्यम से हम कुछ पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं करवाएंगे, जिससे क्या होगा, उसके में सृजनात्मकता का विकास होगा। चलिए आगे आप समझते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत से। ये सिद्धांत समझिए दोस्तों। पहला क्या है, अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का सिद्धांत यानी कि अनुबंधन मतलब होता है कोई भी चीज़ को संबंध जोड़ के उसको समझना। अब देखिए शुरुआत में क्या है, बालक में जो भाषा विकास होता है वो अनुबंधन के माध्यम से होता है। अगर हमें बालक को पेन सिखाना है, पेन भाषा सिखाना है, तो उसको हमें पेन दिखा के हम वो चीज़ उसको सिखा सकते हैं। अगर बार बार फिर देखते रहेगा तो वो उस चीज़ को सीख जाएगा। तो यही अनुबंधन हुआ। पेन सिखाने के लिए हम उसको मूर्त रूप से क्या किया, हम पेन दिखाए। यही जब हम मूर्त रूप से कोई चीज़ को दिखा के जब हम भाषा सिखाते हैं तो यही हमारा अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। अब आगे समझिए दोस्तों, अनुकरण का सिद्धांत। बच्चा क्या है, हम सभी जानते हैं कि बच्चा देख करके सीखता है, अपने से बड़ों का अनुकरण करके सीखता है, नकल करके सीखता है। तो यही आ गया अनुकरण का सिद्धांत। समझिए अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। कोई भी कार्य करने के लिए जब तक आप अभिप्रेरित नहीं हैं, अगर उस कार्य में आपको रुचि नहीं है, तब तक आप उस चीज़ को ना ही कर सकते हैं ना ही सीख सकते हैं। तो यही सिद्धांत बताता है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। बच्चों में अगर भाषा सीखने का रुचि है, पढ़ने में रुचि है, तो वो अगर अभिप्रेरित है अंदर से तो वो उस चीज़ को जल्दी सीख लेगा। अगर मोटिवेट नहीं है, अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है कोई चीज़ सीखने में, तो वो क्या करेगा, उसको जल्दी नहीं सीख सकेगा। इसके लिए हमें अच्छे से अच्छे विधि का प्रयोग करना चाहिए, जिससे उसको उसमें रुचि उत्पन्न हो, उसको अंदर से मोटिवेट हो, तो उसमें क्या होगा, बालक जल्दी भाषा सीखेगा। आगे देख क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता, क्रिया यानी कि कार्य करना। बालक को भाषा सिखाने के लिए हम क्या करेंगे, आपस में अंतः क्रिया करवाएंगे, कोई भी पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं करवाएंगे। इससे क्या होगा, उसको भाषा का विकास होगा। आगे देखिए अभ्यास का सिद्धांत। देखिए कोई भी चीज़ है, कोई भी विषय है, जब तक हम उसको अगर बालक को हम सिखाए, बालक को जब तक हम अभ्यास नहीं करवाएंगे तब तक वो क्या होगा, भाषा पर अच्छा पकड़ नहीं कर पाएगा। इसीलिए कोई भी चीज़ को हमें अभ्यास के माध्यम से हम उसका विकास कर सकते हैं। साहचर्य का सिद्धांत। साहचर्य मतलब हो गया आपस में संबंध करके, ये भी अनुबंधन की तरह ही है साहचर्य का सिद्धांत। आगे समझिए मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत। कोई भी भाषा सिखाने से पहले हमें बालक को मातृभाषा का प्रयोग
ज़रूर करवाना चाहिए। इससे क्या होगा, बालक उस चीज़ को अच्छे से रुचि से समझ सकेगा। तो कोई भी विषय पढ़ाने से पहले बच्चों को मातृभाषा का ज्ञान मातृभाषा का जो प्रयोग है उसको हम करवाते हुए उसको हम नई भाषा का ज्ञान करवाएंगे। आगे देखिए, बाल केंद्रितता का सिद्धांत। बाल केंद्रित मतलब बालक के अनुसार, बालक के रुचि के अनुसार, बालक के क्षमता के अनुसार उस चीज़ को हम, कोई भी चीज़ अगर सिखा रहे हैं तो बालक की रुचि, क्षमता, उसकी योग्यता के अनुसार हम सिखाएंगे। अब देखिए 10वां, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। दुनिया में हम जानते हैं कोई भी दो व्यक्ति आपस में समान नहीं है। तो ये हम शिक्षक को ये ध्यान देना होगा कि प्रत्येक बालक के सीखने की गति अलग अलग होती है, उसकी रुचि अलग अलग होती है। तो ये हमें ध्यान में रखते हुए बालक को भाषा का ज्ञान करवाना चाहिए। चलिए आगे देखिए दोस्तों, अब भाषा शिक्षण के नियम देखिए। भाषा शिक्षण के नियम अब समझिए, इस किस तरह से बालक को हमें पढ़ाना है। पहला है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त यानी कि जो चीज़ हम सिखा रहे हैं बालक को वो चीज़ हम उसको दिखाएं। अगर हम ताजमहल के बारे में बालक को पढ़ा रहे हैं तो ताजमहल उसको दिखाएंगे मूर्त रूप से, तब उसको हम अमूर्त की ओर उसको हम ले जा सकते हैं, तब वो अच्छे से भाषा सीख सकेगा। तो कोई भी चीज़ हमको सिखाने से, भाषा सिखाने से पहले, यहाँ पे भाषा शिक्षण का नियम है, तो भाषा सिखाने से पहले अगर हम पेन सिखा रहे हैं बालक को तो हम पेन मूर्त रूप से हम उसको दिखाएंगे। इस तरह से बालक देखेगा तो वो उसमें भाषा का विकास होगा। आगे समझिए दोस्तों, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात यानी कि जो जान रहा है बालक उसको प्रयोग करते हुए कुछ जो नहीं जान रहा है उसकी ओर हमें ले जाना है। अब आगे देखिए, अनिश्चित से निश्चित की ओर। बालक के पास देखिए बहुत सारी भाषा रहता है, वो समाज से, अपने परिवार से बहुत सारी ऐसी भाषा है जो सीख के आता है, जिसका अनिश्चित होता है, वो अनिश्चित है। इसीलिए जो जान रहा है बालक, जो अनिश्चित चीज़ उसके पास है उसको हमें निश्चित में की ओर ले जाना है, उसका प्रयोग करते हुए निश्चित की ओर ले जाना है। आगे से विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण मतलब कोई भी चीज़ को विस्तृत रूप से हम समझा के बालक को, तब हम उसको संश्लेषण यानी कि छोटा की ओर हम ले चलेंगे। आगे देखिए, आगमन से निगमन की ओर। आगमन मतलब पहले उदाहरण हम देंगे कोई चीज़ का बालक के पास, उसके बाद हम उसको एक अच्छे से नियम की ओर हम उसको ले चलेंगे। चलिए आगे देखिए दोस्तों, सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर में क्या होता है, इसमें हम पहले बच्चों को कोई सरल कार्य करवाएंगे, जैसे सरल शब्दों का प्रयोग करवाएंगे, जैसे अ ई उ, कोई भी अच्छा सा सरल शब्द प्रयोग करवाएंगे। उसके बाद उसको हम मुहावरा, वाक्य, अच्छा सा वाक्य निर्माण करना, मुहावरा बनाना, ये सब हम सिखाएंगे। यही सरल से जटिल की ओर बताता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब कुछ पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट सब समझिए। बालकों के संज्ञानात्मक सामर्थ्य, अभिरुचियों को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण देना चाहिए। यानी कि बोल रहे हैं बालकों के संज्ञानात्मक सामर्थ्य, जो भी बालक के पास संज्ञानात्मक सामर्थ्य है, जितना वो समझता है, जिस स्तर का है, उसको ध्यान में रखते हुए और उसकी अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए उसको भाषा हम शिक्षण करवाएंगे, यानी पढ़ाएंगे। आगे देखिए, भाषा सीखने सिखाने के आकलन के तरीके। अगर भाषा हम बच्चों को सिखा रहे हैं तो उसका जो हम आकलन करेंगे, किस तरह से करेंगे, प्रश्न पूछ के हम कर सकते हैं उसका आकलन कि बालक को कितना भाषा विकास हुआ है। आगे देखिए, प्रतिक्रिया व्यक्त करना। कोई भी चीज़ पर बालक किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है तो वो हम देख कर प्रतिक्रिया व्यक्त करके हम भाषा का आकलन हम कर सकते हैं। परिचर्चा में भाग लेना। परिचर्चा में भाग लेना मतलब कोई भी आपस में, जब दो तीन विद्यार्थी को आपस में कोई चीज़, तो कोई टॉपिक दे करके उस पर बोलते हैं कि आपस में चर्चा करने के लिए, तो उसमें अगर बालक अगर अच्छा कर रहा है तो इसके माध्यम से भी हम बालक के भाषा का आकलन कर सकते हैं। आगे देखिए, वर्णन करना। कोई भी चीज़ पर विस्तृत रूप से वर्णन करना, ये भी भाषा सिखाने के आकलन के तरीके में आता है। आगे देखिए, बच्चों के प्रति भाषा शिक्षण में सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए, न कि भेदभाव या नकारात्मक। यहाँ पे शिक्षकों के लिए बोला गया है कि बच्चों को भाषा शिक्षण करते समय, शिक्षण करवाते समय उसको सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए। शिक्षक को हमेशा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चों में प्रश्न पूछने के लिए वो अभिप्रेरित होगा, कोई भी चीज़ पूछने के लिए अभिप्रेरित होगा। इसीलिए न ही भेदभावपूर्ण या नकारात्मक व्यवहार अपनाना चाहिए। समझ गए दोस्तों। आगे देखिए, भाषा भी बौद्धिक क्षमता को अभिव्यक्त करती है। भाषा हमारी IQ पावर को अभिव्यक्त करती है कि हमारी बुद्धि किस तरह से है, कैसी है। समझ गए दोस्तों। आगे देखिए, वाणी अस्थायी होता है क्योंकि लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलता है। वाणी क्या है, वो अस्थायी है। ये जो है
लिखित भाषा की तुलना में लिखित चीज़ है वो एकदम प्रत्येक पीढ़ी में वो लिखित चीज़ जो है आप रह सकता है, लेकिन वाणी जो है वो प्रत्येक परिस्थिति में वो बदलते रहता है। इसलिए बोला गया है कि वाणी अस्थायी होता है, क्योंकि लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलता है। आगे देखिए दोस्तों, भाषा एक अर्जित संपत्ति है, भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। हम पहले भी समझा चुके हैं, ये चोमस्की का कथन है। आगे देखिए, बच्चे वाक्यों या शब्दों का निर्माण जिन नियमों के अंतर्गत करते हैं उन्हें जनरेटिव ग्रामर कहते हैं। ये भी चोमस्की बोले हुए हैं। जनरेटिव ग्रामर कौन बोले हुए हैं? चोमस्की। याद रखिएगा दोस्तों, जनरेटिव ग्रामर और भाषिक क्षमता जन्मजात होती है और अर्जित संपत्ति है, ये चोमस्की बोले हुए हैं। आगे देखिए, भाषा एक कौशल और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर करता है। अभ्यास शब्द यानी कि ये थॉर्नडाइक का कथन है। आगे देखिए, भाषा एक नियमबद्ध, यहाँ पे बद्ध होगा, नियमबद्ध व्यवस्था है, यानी कि एक नियम से पालन, नियम से चलता है। आप समझ पढ़ाए हुए हैं हम सुबोपोली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी कि एक क्रम में ये चलता है। समझ गए दोस्तों? तो ये एक नियमबद्ध व्यवस्था है, नियम के अनुसार चलता है। अब देखिए, भाषा के दो पक्ष हैं, कलात्मक और भावात्मक, ये याद रखिएगा दोस्तों। अब लास्ट में देखिए, बच्चों की भाषा उसके वास्तविक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। अगर बच्चों को हम भाषा सिखा रहे हैं तो वो उसके वास्तविक जीवन से संबंधित होना चाहिए। इससे क्या होगा, बालक अच्छे से भाषा सीख सकेगा और उसको समझ के साथ प्रयोग कर सकेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। चलिए, धन्यवाद।